सारी डिमांड थी कि भैया जावा प्रोग्रामिंग वन शॉट लेके आओ, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर जावा प्रोग्रामिंग वन शॉट आ चुका है। एंड ये टीसीएस इंटरव्यू सीरीज, ये पूरी की पूरी टीसीएस इंटरव्यू प्लेलिस्ट आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वरना आप लोग चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट के अंदर टीसीएस इंटरव्यू सीरीज देख सकते हो। एंड इस टीसीएस इंटरव्यू सीरीज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। हमने ऊप्स कवर किया, हमने एसक्यूएल कवर किया, हमने डीबीएमएस कवर किया, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स कवर किया, हमने एचआर के क्वेश्चंस कवर किए। तो आप लोगों ने अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वे वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उन सारी वीडियोस के अंदर हमने टीसीएस के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। एंड आप लोगों को अगर टीसीएस का इंटरव्यू क्लियर करना है तो वे सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके नोट्स चाहिए जावा प्रोग्रामिंग वन शॉट के, तो आप लोग जावा इंटरव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। बट सब्सक्राइब करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, एक ड्राइव का लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर पूछा गया है, सिर्फ टीसीएस के अंदर नहीं, काफी कंपनीज के अंदर पूछा गया। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हैं कि भैया जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे टीसीएस के अंदर हेल्प करेगी या हमारी सारी कंपनी के अंदर हेल्प करेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टीसीएस के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करके आओगे अगर आप लोगों ने ये सीरीज कंप्लीट देख ली। एंड ये सीरीज आपको टीसीएस के अंदर तो हेल्प करेगी, बट आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो, आप दुनिया की किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो, वहां पे ये सीरीज आपको हेल्प करने वाली है। क्योंकि जो भी आप लोगों के नोट्स है वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने ऊप्स पढ़ाया है, मैंने एसक्यूएल पढ़ाया है, मैंने डीबीएमएस पढ़ाया है, मैंने सीएन के क्वेश्चंस कराए हैं। तो वो इंटरव्यू सीरीज आप लोगों को जाके देख लेनी है, चैनल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत सारी कंपनीज के अंदर पूछा जाता है कि जो जावा होती है हमारी वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं होती। अब इसका आंसर क्या है, जावा सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखो हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, प्रिमिटिव क्या होता है। अब सबसे पहले प्रिमिटिव पता होना चाहिए। प्रिमिटिव के अंदर हमारा बाइट आता है, बूलियन आता है, कैर आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, लॉन्ग आता है, डबल आता है। एंड इनकी वजह से हमारी जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो होती है बट वो प्योर नहीं होती है। हम इसको 100% नहीं कह सकते, 100% प्योर नहीं होती है, 99% प्योर होती है, ये मान के चलना आप लोग। क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारी इम्प्योरिटीज भी ऐड होती है, जैसे हमारी बाइट, बुलियन, कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है कि जावा सपोर्ट करती है प्रिमिटिव टाइप्स बाइट, बूलियन, कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड डबल। हेंस इट इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, difference between heap and stack memory in java and how java utilize this। तो यार ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि हीप मेमोरी क्या होती है एंड स्टैक मेमोरी क्या होती है। तो एक एक देखेंगे। पहले स्टैक मेमोरी इज द पोर्शन ऑफ मेमोरी दैट वाज असाइंड टू एवरी इंडिविजुअल प्रोग्राम। अब हम जो भी बहुत सारा कोड लिखते हैं, आप लोगों ने कोई भी जावा प्रोग्राम बनाया तो आप लोग कुछ कोड लिखते होंगे, ठीक है, कोई भी आप लोगों ने जावा का प्रोग्राम बना दिया, तो जो भी वो आपका प्रोग्राम, सपोज करते हैं मेरा पूरा पूरा एक प्रोग्राम है, तो ये मेरा प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर हो रहा है, मेरा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब एंड ये फिक्स होती है, इतना मेरे समझ में आ गया, स्टैक मेमोरी मेरी फिक्स होगी। दूसरी तरफ हीप मेमोरी इज द पोर्शन दैट वाज नॉट एलोकेटेड टू द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के अंदर मेरी कौन सी होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टैक मेमोरी होती है। मोस्टली ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ प्रोग्राम, जो भी आप लोगों को रन टाइम के अंदर काम करना होता है वो आपका हीप मेमोरी के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, हीप मेमोरी के अंदर। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमारा हीप मेमोरी का क्या काम है एंड हमारा स्टैक मेमोरी का क्या काम है। तो दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। स्टैक मेमोरी हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है वहां पे स्टोर होती है, एंड हीप मेमोरी के अंदर हमारा जैसे ऑब्जेक्ट होता है, जो भी रन टाइम पे चीजें लोकेट हो रही है वो हीप मेमोरी के अंदर आएगी। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इस पे इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। बहुत सारी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है पहले से ही। पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। देखो पॉइंटर्स यूज होते हैं, आप लोगों को पता है कि सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पॉइंटर्स का यूज होता है। व्हाई डज जावा नॉट मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स। अब क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है कि जो जावा है हमारी वो पॉइंटर्स का यूज नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, उसका रीजन है पॉइंटर्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। भाई जैसे आपकी गर्लफ्रेंड कॉम्प्लिकेटेड है वैसे पॉइंटर्स भी कॉम्प्लिकेटेड है एंड अनसेफ टू यूज बाय बिगिनर प्रोग्रामर्स। तो अब सपोज करते हैं कि देखो एक बिगिनर प्रोग्रामर है, एक नूब बंदा है। अब उस
नूब बंदे को दिक्कत आएगी पॉइंटर्स को यूज करने में, क्योंकि पॉइंटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है। जावा फोकसेस ऑन कोड सिंप्लिसिटी, जावा फोकस करती है हमारी कोड की सिंप्लिसिटी पे, एंड द यूसेज ऑफ पॉइंटर्स कैन मेक इट चैलेंजिंग। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे पॉइंटर्स होते हैं जो हमारे, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड अगर यूजर को पॉइंटर्स के अंदर चैलेंजिंग फेस होती है, कोई भी सिचुएशन आपको चैलेंजिंग फेस होती है, तो आप फिर उस चीज को छोड़ दोगे, आप वो चीज नहीं करोगे। तो इसलिए हमारे पॉइंटर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड जावा नहीं चाहता कि यार मेरे अंदर मेरी मतलब मेरी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो इसलिए वो पॉइंटर्स का यूज नहीं करता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट इस पे लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे लगा लेना, एंड इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना। एंड मैं फिर आप लोगों को ये कहूंगा कि वीडियो कहीं भी कोई भी पोर्शन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देख लेनी है, जिससे कि आप लोग को सारे के सारे जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, सारी की सारी चीजें आप सीख लो, एंड इंटरव्यू के अंदर आप इंटरव्यू फोड़ के आओ, आप इंटरव्यू क्रैक करके आओ। ठीक है, आप चाहे निंजा प्रोफाइल के लिए ऑफर कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, चाहे आप प्राइम प्रोफाइल के जा रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, आप लोगों के लिए जावा की इंटरव्यू सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होती है यार? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर used when we want to initialize the value to new object from old object of same class। ठीक है, अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर आप लोगों को बताऊंगा। मेरा एक ओल्ड ऑब्जेक्ट ये है, एंड मेरा एक न्यू ऑब्जेक्ट है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इस ओल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इस नए ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा स्टोर करा देता है, इनिशियलाइज करा देता है। तो वही डेफिनेशन के अंदर भी लिखा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर used when we want to initialize the value to new object from the old object of same class। सेम क्लास के पुराने ऑब्जेक्ट से हम नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको ही हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राइटली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? अब इसका बिल्कुल सेम टू सेम टर्म होता है हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आप लोगों ने मेरी ऊप्स की इंटरव्यू सीरीज देखी होगी, ऊप्स की इंटरव्यू वन शॉट देखा होगा, तो मैंने वहां पे ऊप्स के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो उसके अंदर हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मेरे बहुत सारे फंक्शन हो गए, बट उनके डिफरेंट या तो उनके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मैं आप लोगों को एक बार बेसिक बता देता हूँ, या फिर उनका जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हमारी होती है तो हमारी वो ओवरलोडिंग कहलाती है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हमारे फंक्शन ओवरलोड होते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर हमारे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास कंसिस्टिंग ऑफ सेम नेम विद डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर। भाई कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डिफरेंस लगा दो, या तो उसका आर्गुमेंट चेंज कर दो या उसका डेटा टाइप चेंज कर दो, ये दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, इनमें से कोई सी भी हम यूज करके ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इज इट पॉसिबल दैट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटिव? अब ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक हमारा हमेशा हम वहां पे प्रिंट करा सकते हैं, हमें कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है। आपका एक एक्सेप्शन होती है जावा के अंदर, एंड उस एक्सेप्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि यार हमारा जो ट्राई और कैच होता है, एक होता है हमारा ट्राई, एक होता है हमारा कैच। अब इसका काम क्या होता है मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। ट्राई के अंदर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी एक्सेप्शन आई है, एंड कैच से हम एक्सेप्शन को कवर करते हैं जो भी हमारी एक्सेप्शन आती है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं कि हमें कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। तो फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है कि फाइनली ब्लॉक हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, हमेशा हमारा एग्जीक्यूट का काम करेगा। बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि फाइनली ब्लॉक भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। डेट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटिव, ये पॉसिबल चीज है। द केसेस आर सपोज वी यूज सिस्टम डॉट एग्जिट। अगर हम कहीं पे सिस्टम डॉट एग्जिट का यूज कर देते हैं तो हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ देयर आर फैटल एरर्स लाइक स्टैक ओवरफ्लो मेमोरी एक्सेस, अगर हमारे ये एरर्स है तो तब भी हमारा सिस्टम डॉट एग्जिस्ट भी एक कंडीशन है, एंड ये वाली भी हमारी कंडीशन है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? एक तो मेरी सिस्टम डॉट एग्जिट जहाँ पे हमारा फाइनली ब्लॉक काम नहीं करेगा, दूसरा मेरे फैटल एरर्स जो मैंने आप लोग को बता दिए कौन कौन से, एक हमारा स्टैक ओवरफ्लो, एक हमारा मेमोरी एक्सेस एरर। तो ये कुछ हमारी पॉसिबल कंडीशन होती है कि जहां पे हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज जावा क्लास लोडर? तो जावा क्लास लोडर क्या होता है? एक प्रोग्राम दैट बिलोंग्स टू जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। द टास्क ऑफ क्लास लोडर इज टू लोड द रिक्वायर्ड क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू द जेवीएम व्हेन रिक्वायर्ड। देखो जब हम क्लास बनाते हैं तो हमारा क्लास के अंदर एक क्लास लोडर होता है। तो क्लास लोडर का काम क्या होता है? क्लास लोडर हमारी क्लास को लोड करता है हमारी जेवीएम के अंदर, हमारे इंटरफेसेस के अंदर जब भी रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी आप कंपाइल टाइम पे कंपाइलर यूज करते हो
तो वहां पे सबसे पहले क्लास लोडर क्या करता है, सारी क्लासेस को लोड करता है जिससे कि हम उसको जेवीएम के अंदर रन कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। ये देखो जेडी की, JRE एंड JVM, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टीसीएस के अंदर, और आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठते हो तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू पूछेगा। तो जेडी के में पता होना चाहिए, JRE में पता होना चाहिए, JVM में पता होना चाहिए। तो एक एक करके देखेंगे, सबसे पहले जेडी के पढ़ेंगे, फिर JRE, फिर JVM। अब जेडी के क्या होता है, जेडी के हमारा पूरा का पूरा मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मेरा जेडी के है, इसके अंदर मेरा JRE होगा, इसके अंदर मेरा JVM भी होगा। तो जेडीके के अंदर ही JRE और JVM आता है। अब जेडीके क्या है, ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन है जावा डेवलपमेंट किट, मतलब इसकी फुल फॉर्म है क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। तो ये हमारा JRE जो मैंने अभी आप लोग को बताया, एंड डेवलपमेंट टूल्स, बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, वे ये कंटेन करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज JRE? तो JRE क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। जो हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, जावा एप्लीकेशन को डेवलप कराने का काम आता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट, ये रन टाइम एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड कराता है। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM, JVM की इम्प्लीमेंटेशन है, एंड ये फिजिकली एग्जिस्ट होता है। इट कंटेन सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्लस अदर फाइल्स, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पॉइंट्स क्या होंगे कि एक तो ये क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, क्या है भैया, रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, इतनी चीज मेरे समझ में आ चुकी है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, जो आप लाइब्रेरीज यूज करते हो, जैसे आप लोग एरेज डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज करते हो, तो ये कुछ लाइब्रेरीज इसके अंदर यूज होती है। तो इतनी चीज हमारे समझ में आ चुकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। JVM, जेडी के हमने पढ़ लिया, JRE पढ़ लिया, अब JVM का काम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जहां पे हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। एक तो ये वर्चुअल मशीन होती है बिकॉज इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटिव। एक हमारा जावा बाइट कोड होता है, और ये बाइट कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है किसके हेल्प से, JVM के हेल्प से। JVM क्या है, हमारा जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है कि जो जावा का बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर पैकेजेस इन जावा? पैकेजेस क्या होते हैं भैया? देखो यार, पैकेजेस के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा पूरा का पूरा पैकेज हो गया। क्या हो गया, पैकेज। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरी क्लास भी है। अगर आप लोगों ने इंटरफेस का नाम सुना है जावा के अंदर तो आप लोगों को पता होगा। तो इसके मेरा इंटरफेस भी है, और मेरे मेथड्स भी है, मेरे फंक्शंस भी है। तो पैकेज क्या है, पैकेज एक पूरी की पूरी हमारा, एक ये मान लो कि मेरा एक पूरा का पूरा बैग हो गया। उसके अंदर मैंने पेंसिल भी रख ली, उसके अंदर मैंने रबड़ भी रख ली, उसके अंदर मैंने नोटबुक भी रख ली, उसके अंदर मैंने लैपटॉप भी रख लिया, उसके अंदर मैंने चार्जर भी रख लिया। तो पैकेज पूरा पूरा एक आपकी वैसल होगी जिसके अंदर हमने अपने डेटा को रख लिया। तो पैकेज के अंदर हमारी क्लासेस भी आती है, हमारे डेटा टाइप्स भी आते हैं, हमारे इंटरफेसेस भी आते हैं, हमारे फंक्शंस भी आते हैं। तो पैकेज बहुत सिंपल सा था। अब चलेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट मैंने ऊप्स के अंदर भी आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊप्स वन शॉट वीडियो, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर किया है, ऊप्स का पार्ट कवर किया है। तो उसका भी आप लोगों को, इस सीरीज का, टीसीएस इंटरव्यू सीरीज का, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप ऊप्स की वीडियो भी देख सकते हो। द ऑब्जेक्ट इज रियल लाइफ एंटिटी। देखो आप, रियल लाइफ एंटिटी क्या क्या होती है। रियल लाइफ एंटिटी मतलब जो भी चीज रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करती है। ये पेन रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करता है, ये पेन मेरी एक एंटिटी है, आप लोग एक एंटिटी हो, मैं एक एंटिटी हूँ, जिस मैक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक एंटिटी है, ठीक है। तो सारी चीज एक एंटिटी है। कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा मेरी एंटिटी है। तो हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, हर एक चीज मेरा ऑब्जेक्ट है। दैट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। देखो जैसे मेरा पेन है, तो पेन की कुछ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी। भाई क्या काम करता है पेन? पेन किस लिए काम आता है? पेन लिखने के लिए काम आता है। तो हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग ए न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड मुझे याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को अगर मुझे बनाना है तो मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैकेजेस आर देयर इन जावा? अभी हमने पैकेजेस पढ़ा था कि पैकेजेस क्या होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन जावा, यूजर डिफाइंड पैकेज, बिल्ट इन पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज कौन से होते हैं? जो हमारा यूजर बनाता है, जो आप लोग बनाते हो। एंड जो बिल्ट इन पैकेज होते हैं, जो पहले से ही हमारे पैकेजेस जावा के अंदर आते हैं, जो डेवलपर ने बनाया। किसने बनाया? डेवलपर ने। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो मेरा यूजर बनाएगा, एंड ये पहले से ही डेवलपरों ने बना दिए है, इनबिल्ट है, पहले से ही जावा के अंदर हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पीछे डेवलपरों ने कोड लिख रखा है, तो ये हमारे डेवलपरों ने बनाया, एंड ये हम खुद यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स इन जावा। देखो मेन कॉन्सेप्ट ऊप्स के बारे में हमने डिटेलिंग में मैंने ऊप्स की वीडियो वन शॉट के अंदर पढ़ाई है, तो वो जाके आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऊप्स भी जावा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऊप्स की वीडियो इसके लिए नेसेसिटी होने वाली है, तो ऊप्स की वीडियो भी आप लोगों को जाके पढ़नी है। तो मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन। इसको डिटेलिंग में मैंने ऊप्स की वीडियो में पढ़ाया, तो वहां पे जाके आप पढ़ लेना। एंड नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो प्लीज नोट्स को रिवीजन के लिए यूज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। देखो अगर हमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सपोज आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो, आप कार के नाम से बना सकते हो, कार सी इज इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या काम होता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड है जो इनिशियलाइज करने का काम आता है हमारे ऑब्जेक्ट्स को। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल होता है? जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है जावा के अंदर? कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन जावा दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैनिपुलेट द कलेक्शंस, ठीक है। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या आता है हमारा? एरे लिस्ट। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया एरे लिस्ट। वेक्टर, सी प्लस प्लस के अंदर वेक्टर आता है। लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, ट्री सेट। तो बहुत सारे हम जो यूज करते हैं, हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, हम एरे लिस्ट यूज करते हैं, हम आपका लिंक लिस्ट यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए, जैसे आप लोग जावा के अंदर यूज करते हो। मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, एरे लिस्ट ए इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। यही तो यूज करते हो आप लोग। तो ये क्या है? ये मेरी एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है। क्या है? ये मेरा एक कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज हैश मैप इन जावा। तो हैश मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे जावा के अंदर। तो यार हैश मैप क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। हैश मैप एक पार्ट है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अभी मैंने आप लोगों को कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बताया कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारी एरे लिस्ट आती है, लिंक लिस्ट आती है, हैश मैप आता है, हैश सेट आता है। तो हैश मैप भी हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज फाउंड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये एक हमारा जावा के अंदर एक पैकेज होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जिसके अंदर हमारा हैश मैप प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैप। एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन हमारी मैप की है। इट स्टोर्स द डेटा इन अ की वैल्यू मैपिंग इन विच एवरी की इज मैप टू एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मेन डेफिनेशन होने वाली है। अब इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूं कि ये हैश मैप क्या होता है। हमने कोई भी, सपोज मेरी ये की है एंड ये मेरी वैल्यू है, तो आपने रोल नंबर, जैसे वन रोल नंबर का नेम है अमन, ठीक है। सेकंड रोल नंबर का नेम है सुनील, थर्ड का है आर्यन। तो अब क्या हुआ ना यार, देखो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट रोल नंबर था, हमने उसके सामने उसकी वैल्यू मैप कर दी। सेकंड रोल नंबर के सामने उसका नाम मैप कर दिया, थर्ड रोल नंबर के सामने उसका नाम मैप कर दिया। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं इस की से एक्सेस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? की से वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेस्ड वैल्यू बाई की। तो अब फायदा क्या हुआ, अगर मुझे की पता है तो मैं की की हेल्प से हमारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वन को बोलता हूँ कि यार वन बताओ मुझे आप पे कौन सी वैल्यू एक्सेस है, तो ये मुझे यहाँ से अमन रिटर्न करा देगा। तो हैश मैप क्या काम करता है? हैश मैप हमारा एक की वैल्यू पेयर होता है जो हमारी की से हमारी वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो बहुत बेसिक था। एंड आप लोग को ये भी जरूर पता होना चाहिए कि कौन से पैकेज के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारा जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर स्टोर होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज जावा ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब जो हमारी जावा होती है यार, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है? अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखो यार, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कि आप अपने विंडोज पे भी रन करा रहे हो, आप मैक पे भी रन करा रहे हो, तो ये हमारे एक अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो जावा हमारा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो आप लोग। अब ऐसा क्यों होता है? जावा लैंग्वेज, जो जावा लैंग्वेज है हमारी, was developed in a such a way that it does not depend on any hardware और सॉफ्टवेयर। जो हमारी जावा यार, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है, वो ना तो हमारी हार्डवेयर पे डिपेंड है, वो ना हमारी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। ड्यू टू फैक्ट दैट कंपाइलर कंपाइल्स द कोड। अब मेरा एक कंपाइलर है, अब कुछ भी बहुत सारा कोड है हमारा, कंपाइलर ने क्या करा? कंपाइल करा। अब कंपाइलर ने जो कंपाइल करके कोड दिया वो हमारा एक बाइट कोड की फॉर्म में आता है।
अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस बाइट कोड को किसी भी सिस्टम पे रन करा सकते हो। देखो यहाँ पे लिख रहा है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड होता है वो रन करा सकते हैं हम किसी भी मल्टीपल सिस्टम पे। अब आप लोग इससे किसी भी सिस्टम पे रन कराओगे तो ये रन करेगा। कंडीशन क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर JRE होना चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। हमने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर समझा था कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया, तो वहां पे उसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। बट ये एक मेरी मेन कंडीशन है कि हमारे सिस्टम के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो बाइट कोड है वो हमारा रन कर पाएगा, वरना वो रन नहीं करेगा। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, क्यों होती है ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज जावा डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस। देखो यार, जावा और सी प्लस प्लस के बीच में हमेशा इंटरव्यू कंपैरिजन पूछता है, जावा वर्सेस सी प्लस प्लस। तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जावा क्या काम करती है, सी प्लस प्लस क्या काम करती है, दोनों में डिफरेंस क्या है भैया। तो मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंस, की डिफरेंसेस बताऊंगा, जो मेन मेन डिफरेंस है। अगर आप लोग ये डिफरेंस बता देते हो इंटरव्यू के अंदर, तो आप लोग समझेगा इंटरव्यू कि हाँ आप लोगों को कुछ आता है। तो सी प्लस प्लस हमारी कंपाइल लैंग्वेज होती है, सबको पता है कंपाइल लैंग्वेज क्या होती है। जबकि जावा जो है हमारी कंपाइल भी है, हमारी इंटरप्रेटेड भी है, ठीक है। सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जावा हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप लोगों ने मेरी ऊप्स वाली इंटरव्यू वन शॉट नहीं देखी, तो वो वीडियो मैं रिकमेंड बार बार कर रहा हूँ, जरूर जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, क्योंकि ऊप्स के अंदर बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला मैंने वहां पे कवर किया है, क्योंकि इनहेरिटेंस हमारा ऊप्स का पार्ट है। तो प्लीज वो जाके जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट है, सी प्लस प्लस अलाउज यूजर टू यूज पॉइंटर्स। अब सबको पता है कि जावा पॉइंटर्स का यूज नहीं करता है, ये भी हमने क्वेश्चन के अंदर देख लिया था। इससे पहले मैंने बताया था कि जावा क्यों पॉइंटर्स का यूज नहीं करता है। तो जावा इंटरनली यूज पॉइंटर्स इंटरनली यूज करता है बहुत, वैसे जावा हमारा अलाउ नहीं करता है। सी प्लस प्लस के अंदर हम डायरेक्टली पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। तो दोनों में की डिफरेंसेस है, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड कंपाइल लैंग्वेज, ये तीन हमें डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। ये तीन की डिफरेंसेस है, ये हमें पता होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। सारे के सारे मेथड्स के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। दे आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेथड्स एंड इनसाइड द क्लास। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक क्लास है मेरी, एंड एक मेरा कोई भी मेथड है, ठीक है, वॉइड फन नाम से मैंने बना दिया। तो यार ये मेरा एक मेथड है, एंड ये मेरी क्लास है। तो यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल को स्ट्रिंग नेम, तो ये क्या है मेरा, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ये क्लास के बाहर है। देखो, क्लास के आउटसाइड द मेथड, मेथड के बाहर है, एंड क्लास के अंदर है। तो ये हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स प्रेजेंट विद इन ए ब्लॉक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड देम। अब जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, सपोज मैंने फंक्शन के अंदर इंट ए इंट बी डाल दिया, तो ये मेरे लोकल वेरिएबल्स हैं। जो भी आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डालते हो वो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। आप किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हो, आप किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो, आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। उनको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, एंड इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, तो हम इसको अंदर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यही इसमें लिखा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। दे आर डिक्लेयर आउटसाइड द मेथड एंड इनसाइड द क्लास। तो ये मेन पॉइंट है कि हम आउटसाइड द मेथड तो डिक्लेयर करेंगे, और ये इनसाइड द क्लास होगा, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल प्रेजेंट विद इन ए ब्लॉक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ अंदर ही अंदर। फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स में इनिशियलाइज कर दिया, तो हम फंक्शन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज JIT कंपाइलर। तो यार इस पे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, ये एडवांस क्वेश्चंस में आता है। ये हमारा एक एडवांस क्वेश्चन है, बट इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि JIT कंपाइलर क्या होता है। JIT कंपाइलर क्या है यार, अगर आपका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो JIT कंपाइलर जरूर पूछेगा, तो अच्छी तरीके से समझ लेना। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इतना काम समझ में आ चुका। JIT compile parts of the bytecode that have similar functionality at the same time। अब जो हमारे सिमिलर फंक्शनैलिटी के कोड हो गए, जो हमारे सिमिलर फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जिन बाइट कोड की सिमिलर फंक्शनैलिटी है, ये क्या करेगा, उन बाइट कोड को कंपाइल कर देगा सेम टाइम पे। क्या कर देगा, सेम टाइम पे। अब जब यार एक ही बंदा सेम टाइम पे बहुत सारा काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे JIT के अंदर ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा पार्ट्स ऑफ बाइट कोड दैट हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी एट द सेम टाइम, एंड हेंस
reduce the amount of time needed for compilation। अब जब ये एक ही टाइम पे बहुत सारे फंक्शनैलिटी के कोड को कंपाइल कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमारा टाइम रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका मेन वर्किंग होती है, ये इसका मेन काम होता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द मेन मेथड स्टैटिक। अब आप लोगों ने देखा होगा एक जावा के अंदर यूज होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमारा जावा के अंदर यूज होता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पे हमारा मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, ये पूछ रहा है। अब इसका मतलब समझेंगे, द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल द स्टैटिक मेथड। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोगों ने कहीं भी किसी भी मेथड के अंदर स्टैटिक का यूज किया है, तो उस मेथड को आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड इससे फायदा क्या होता है, देखो जब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो ऑब्वियसली मेरी मेमोरी भी नहीं लगी। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल द स्टैटिक मेथड इफ वी मेक द मेन मेथड एज नॉन स्टैटिक। अगर हम इसको नॉन स्टैटिक बना देंगे तो जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है विल हैव टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वो पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसको कॉल करेगा मेन मेथड को, विच विल लीड टू एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक से क्या फायदा हो गया, हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई, हमें ज्यादा मेमोरी नहीं लगाने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली उसने हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। एक चीज समझना, अगर स्टैटिक कहीं पे लिख दिया तो ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो हमें ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, मेन मेन पॉइंट है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। तो आप लोगों को समझना है कि नहीं, हम ओवरराइड मेथड को, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड, तो आपको सिंपल जवाब देना है, नो वी कांट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावा। दिस कीवर्ड क्या होता है यार जावा के अंदर, जावा के अंदर दिस कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि दिस इज अ मैन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिस इज अ पेन, पेन बोल देते हैं चलो पहले, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा दिस इज अ मैन। तो अब क्या करा, अब दिस ने क्या काम किया, दिस ने उस करंट इस पेन का रेफरेंस दे दिया, क्या करा, इस पेन का रेफरेंस दे दिया। तो ऐसे ही जावा के अंदर दिस कीवर्ड हमारे एक रेफरेंस वेरिएबल के यूज होता है जो रेफर करता है हमारे करंट ऑब्जेक्ट को। तो बहुत सिंपल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना। देखो पहले आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देख ली तो यार आप लोगों को इस पीडीएफ की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाई एंड आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। बट आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरव्यू से पहले दिन एक बार रिवाइज कर लेना, 5 से 10 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेगी। कितनी, 5 से 10 मिनट में आप सारा का सारा रिवाइज कर लोगे, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तब। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो 5 से 10 मिनट लगनी है रिवाइज करने में, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा, एकदम आप क्लियरिटी से बता दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज सुपर इन जावा। सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड जावा के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल होता है दैट इज यूज्ड टू रेफर टू इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। जो हमारा इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होता है, आप लोगों को पता होगा कि एक हमारी पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, हमारी पेरेंट क्लास को कॉल करने के काम आता है। बहुत सिंपल सा था, इतना हमें समझना है। सुपर कीवर्ड का काम क्या होगा, पेरेंट क्लास को कॉल करेगा। एंड ये हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। एंड यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी इंटरव्यू प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर लेना। सो यार पूरा मजा आया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जावा के। एंड ये इस पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। बस कंडीशन क्या है, आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करनी बहुत नेसेसरी है। जावा इंटरव्यू आप कमेंट कर देना, आप लोगों को मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यार प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से इसके नोट्स को रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप लोग अपने इंटरव्यू के अंदर फोड़ के आओ, आप इंटरव्यू क्रैक करके आओ। तो यार अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, तो प्लीज कमेंट के अंदर कमेंट कर देना।